गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिस्ट्री का 9th क्लास का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। द एज ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन का युग। ठीक है। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार शक्तिशाली आइडियाज़ जो विचार हैं किसके, स्वतंत्रता और समानता के, जो कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो पूरे यूरोप में फैल चुके थे। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना, ठीक है, सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की, ड्रामेटिक चेंज, आमूल परिवर्तन की संभावना का सूत्रपात किया, यानी क्रिएटिंग, यानी निर्माण करने का पॉसिबिलिटी, संभवता या संभावना कर दी या उनके लिए खोल दी। विचारों के जो राष्ट्रवादी विचार थे वो ज़्यादा फैलने लग गए थे और इससे क्या है, एक नए समाज का क्या है, स्ट्रक्चर या ढांचा या संरचना की रूपरेखा तैयार हो रही थी। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज, 18वीं सदी में जो फ्रांस का समाज था वो ब्रॉडली डिवाइडेड, यानी मोटे तौर पर स्टेट में बंटा हुआ था और ऑर्डर यानी श्रेणी में, फर्स्ट सेकंड थर्ड श्रेणी में ऐसे बंटा हुआ था। ठीक है। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, जो कि हम पढ़ चुके थे। ठीक है। और इनकी जो बागडोर थी या कंट्रोल कह सकते हैं, नियंत्रण था, समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता, समाज की आर्थिक और राजनीतिक जो सत्ता थी, या समाज की आर्थिक और सामाजिक जो सत्ता थी वो किसके हाथों में थी? वो कुलीन, अरिस्टोक्रेसी और चर्च, यानी चर्च के हाथों में या इनका नियंत्रण था। यानी सिंपल भाषा में बोले कि 18वीं शताब्दी से पहले समाज, यूरोपियन समाज था, वो मोटे तौर पर स्टेटों में बंटा हुआ था और श्रेणी क्रम में बंटा हुआ था, और आर्थिक और सामाजिक जो सत्ता थी वो कुलीन वर्ग और चर्च के हाथों में थी, या इनका नियंत्रण कौन कर रहे थे? ये दो लोग, जो रईसी लोग कुलीन वर्ग के लोग थे और पादरी वर्ग के जो लोग थे वो कर रहे थे नियंत्रण पूरे समाज को, या इनका दबदबा था। लेकिन क्रांति के बाद अचानक, क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लग गया। ठीक है। या बदलाव आने संभवतः दिखाई दे रहे थे। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता का पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। कहने का मतलब है कि इन मैनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, यानी संसार के अनेक भागों में, यूरोप, एशिया जैसे इलाकों में नए जो विचार थे, जो व्यक्तिगत जो अधिकार थे, उन पर कौन नियंत्रण करेगा? सामाजिक सत्ता का। तो इस पर क्या है, डिस्कस, यानी विवाद या जंग छिड़ गई थी, तर्क वितर्क की। ठीक है। उसके बाद भारत में भी
राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया है। भारत में भी राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने इसकी फ्रांस की जो क्रांति है उसकी महत्ता को क्या है जाना है या बताया है। उसके बाद और भी बहुत सारे लोग क्रांति के पश्चात यूरोप की स्थिति के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। यानी इस डिबेट में क्या है, हर कोई क्रांतिकारी जो यूरोप की इस क्रांति में क्या है डिबेट के प्रतिस्पर्धा में क्या है कूद पड़े, यानी अपने विचारों का योगदान दे रहे थे और अपना स्वयं का भी योगदान दे रहे थे इस बहस में। आगे चलकर उपनिवेशों की आगे चलकर देखें तो आगे चलकर देखें तो उपनिवेशों की जो उपनिवेशों में घटी घटनाओं ठीक है या विकास, उपनिवेशों में जो विकास हो रहा था ठीक है, और उन घटनाओं के आधार पर उन घटनाओं पर उपनिवेशों का जो विकास हो रहा था जिससे कि एक समाज में नए परिवर्तन या विचारों का रूप प्रदान करने में योगदान दे रहे थे अपना। ठीक है, मगर यूरोप में जो सभी लोग हैं वो समाज के परिवर्तन में क्या है पक्ष में नहीं थे। उसके बाद सबकी अपनी अलग अलग राय थी या सहमत नहीं थे, एक साथ अलग अलग राय के साथ थे। बहुत सारे लोग चाहते थे कि बदलाव हो और ये आवश्यक भी है, बट कुछ लोग चाहते थे कि बदलाव जो परिवर्तन है समाज में हो लेकिन वो धीरे धीरे हो। इसमें से कुछ लोग तो कंजर्वेटिव थे यानी रूढ़िवादी, कुछ उदारवादी और कुछ परिवर्तनवादी लोग थे, रेडिकल परिवर्तनवादी। इन साधनों के या इन समाधानों के पक्ष में थे सारे अलग अलग। फिर उसके बाद उस समय के सदरम में देखें इन शब्दों का क्या मतलब था, यानी उस समय देखें तो इन सब का क्या मीनिंग था उस समय, कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ में। राजनीति की इन धाराओं में क्या फ़र्क था, यानी देखें तो सब क्या पॉलिटिक्स अपनी अलग अलग ठीक है या सेपरेटेड, सबका अपना अलग अलग राजनीति खेल रहे थे या अपनी भूमिका निभा रहे थे, और कौन कौन सी बातें थी जो समान थी, उनमें से कौन कौन सी जो एक साथ समान विचार के थे या कौन कौन सी बातें समान थी एक दूसरे से मिलती थी। यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक ही नहीं होता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इन सब हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ या संदर्भ में काल और परिवेश में एक ही नहीं होता है, यानी इनका अर्थ हर समय के साथ साथ क्या रूपांतरण या बदलाव आते रहते हैं, विचारों में भी तो शब्दों में भी। जैसे कि हम कोई बात कहते हैं तो किसी व्यक्ति को वो आगे जाके वही बात के उतने ही शब्द नहीं बोलेगा, उसको बढ़ा चढ़ा कर बोलेगा, ठीक है, तो परिवर्तन आ जाते हैं। ठीक है, आगे देखें
इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे। इसमें क्या है, इस अध्याय में हम 19वीं सदी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं का या परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला है, और देखेंगे कि परिवर्तन के संदर्भ में उनका क्या प्रभाव पड़ा या क्या बदलाव आए हैं। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। इसके बाद हम एक ऐसी घटना जो ऐतिहासिक घटना है उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे और जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया जाएगा। एक समाज है जो परिवर्तनवादी संगठन बनाकर क्या है, वो गंभीर प्रयास करेगा बदलाव लाने के। और फिर उसके बाद रूस की क्रांति, रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं शताब्दी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया। इसके बाद देखेंगे तो रूस में जो क्रांति हुई थी उससे फलस्वरूप देखेंगे समाजवाद जो 20वीं शताब्दी सदी के स्वरूप तय करने में सबसे महत्वपूर्ण, जो समाज की आकृति निर्माण करने में जो शक्तिशाली जो विचार थे, विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं पार्ट फर्स्ट। उदारवादी, रेडिकल यानी परिवर्तनवादी और रूढ़िवादी, इनके बारे में पढ़ेंगे। समाज परिवर्तन के समर्थक में एक समूह उदारवादियों का भी था। एक ग्रुप था जो कि समाज के समर्थकों का देखें तो वो किनका था, लिबरल उदारवादियों का था एक समूह। उसके बाद उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिले। ठीक है, सभी धर्मों को एक साथ बराबर सम्मान मिले। आगे देखें तो शायद आप जानते होंगे या आपको याद होगा कि उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म का ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। शायद आप जानते होंगे या आपको पता होगा कि उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। किसको? एक धर्म को, विशेष एक धर्म को। और वो कौन सा था? ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी और ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। ठीक है, ब्रिटेन चर्च है वो इंग्लैंड के समर्थक थे, इंग्लैंड का जो चर्च था उसके समर्थक थे। ऑस्ट्रिया और स्पेन थे वो कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। ठीक है, उसके बाद देखें उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। उदारवादी जो लोग थे वो विरोध करते थे किसका? डायनेस्टिक रूलरों का। ठीक है, जो वंश आधारित शासकों को
अनियंत्रित, अकंट्रोल, इनकी शक्ति क्या है, अनियंत्रित होती थी सत्ता, तो उसके विरोध में भी थे। कौन? उदारवादी। कहीं उनकी सत्ता पर कोई अंकुश नहीं था, यानी नियंत्रण नहीं था, तो अनकंट्रोल हो गया। जिसकी सत्ता पर अंकुश नहीं है तो उनका भी विरोध कर रहे थे उदारवादी। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर में थे। वो चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जो राइट्स है सरकार के द्वारा जो प्राप्त है उनको अधिकार प्राप्त हो या उनकी रक्षा करें। ठीक है। उसके बाद देखें, वे या उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। उनका आर्ग्यूमेंट था या कहना, उनका कहना था कि आगे देखें, दे आर्ग्यूड फॉर ए रिप्रेजेंटेटिव, यानी यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाएं। यानी कहने मतलब उनका कहना था या उनका आर्ग्यू था, तर्क था कि एक प्रतिनिधि पर आधारित सरकार हो और वो इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो, निर्वाचित संसदीय सरकार हो और जिस पर अलग अलग सब्जेक्ट पर कानून बनाया जाए और वेल ट्रेंड जुडिशरी यानी सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार उस पर स्वतंत्र शासक या अधिकारी हो। ठीक है, यह बताया गया है। उसके बाद पर यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था, यानी डेमोक्रेट्स नहीं था, लोकतंत्रवादी। ठीक है, लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट डालने के अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। दे डिड नॉट बिलीव, ये विश्वास नहीं करते थे ऐसा, या ये नहीं चाहते थे कि सभी को वोट डालने का सार्वभौमिक मताधिकार है, वो वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, ये नहीं चाहते थे। और या उनका मानना था कि उनको ये राइट्स क्या है, मिलना नहीं चाहिए, प्रत्येक नागरिक को राइट टू वोट। ठीक है, प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, ये उनके पक्ष में नहीं थे। और ये महसूस करते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानना था कि वोट का अधिकार केवल सत्ताधारियों जिसके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, उनको ही होना चाहिए। और ये भी नहीं चाहते थे कि प्रत्येक महिलाओं को क्या है, वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो। यानी सिंपल सी बात है कि ये चाहते थे कि उन व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त ना हो जिनके पास संपत्ति नहीं है, सिर्फ संपत्ति वालों को वोट डालने का अधिकार है। और साथ में ये नहीं चाहते थे कि महिलाओं को क्या है, वोट डालने का अधिकार ना प्राप्त हो। ठीक है, आगे देखें। इसके विपरीत देखें तो जो परिवर्तनवादी समूह के लोग
ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आज़ादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। अगर आगे देखें तो परिवर्तनवादी चाहते थे एक ऐसे राष्ट्र का विकास करना, जो ऐसी सरकार बनाना साथ में जो कि मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन, यानी देश की जनसंख्या का बहुमत हासिल करके सरकार बनाई हुई हो, कहने मतलब जनतंत्र, ठीक है, उनके पक्ष में परिवर्तनवादी थे, या ऐसे बोल सकते हैं लोकतंत्र। फिर यानी कहने का मतलब है कि परिवर्तनवादी चाहते थे कि ऐसे राष्ट्र या ऐसी सरकार हमारे राष्ट्र में आए जो कि जनमत संग्रह या मेजॉरिटी हासिल करके आए जनता की, या जनता का बहुमत या समर्थन पाकर आए। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। इनमें से बहुत सारे क्या है, महिलाओं को जो सार्वभौम मताधिकार है, वोट डालने का अधिकार भी मिलना चाहिए। इनमें से वे लोग भी थे कई जो कि चाहते थे कि महिलाओं को भी अधिकार मिले ये वोट डालने का, ठीक है। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेष अधिकारों के खिलाफ थे। उदारवादी जो लोग थे, लिबरल, उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों, जो कि लैंडलॉर्ड्स थे, जो कि फैक्ट्री ओनर्स थे, उद्योगपति थे, तो उनको क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त था वोट डालने का। तो उनके भी ये क्या है, अपोज, यानी उनके भी विरोध में खड़े थे उनके खिलाफ। तो उनका क्या है, जो जन्मसिद्ध अधिकार है उनको क्या है, ख़त्म करो। उसके बाद वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोग के पास संपत्ति के सहकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। यानी वो कुछ लोगों के पास क्या है, कुछ लोगों को नापसंद करते थे, डिसलाइक करते थे, जिनके पास संपत्ति के कहने मतलब है कि वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, यानी निजी संपत्ति के क्या है, विरोधी नहीं थे। लेकिन कुछ लोगों के पास संपत्ति का सहकेंद्रण, ठीक है, कहने मतलब कि वे संपत्ति के विरोधी नहीं थे, निजी संपत्ति के, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के, बट लेकिन कुछ लोगों के पास संपत्ति के सहकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे, यानी जमाव कह सकते हैं, यानी कुछ संपत्ति का रौब जमाते थे, ठीक है, तो अपने पावर दिखाते थे, तो उनका विरोध करते थे। आगे देखें, रूढ़िवादी जो लोग थे, कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी जो लोग थे वो रेडिकल और यानी परिवर्तनवादी और उदारवादी दोनों के खिलाफ थे, उनका विरोध करते थे। मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की ज़रूरत को स्वीकार करने लगे थे। यानी फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूढ़िवादी लोग भी वो चाहने लगे कि परिवर्तन ज़रूरी है, उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। पुराने समय में देखें, यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे। ठीक, क्या करते थे? परिवर्तन के जो विचार थे उनका विरोध करते थे। लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे थे कि परिवर्तन ज़रूरी है, आवश्यक हो गया है। परंतु वे चाहते थे कि जो अतीत का सम्मान किया जाए,
और अतीत को पूरी तरह ठुकराया ना जाए और बदलाव हो वो उसकी प्रक्रिया क्या है, धीमी होनी चाहिए, यानी धीरे धीरे बदलाव आने चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुए। यानी कहने का मतलब ये है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद वहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल के दौरान, टर्मोइल होती है उथल पुथल या भगदड़ कह सकते हैं, तो यहाँ पर तो उथल पुथल होगा, उतार चढ़ाव कह सकते हैं। राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच में काफ़ी क्लैश यानी टकराव हुए। यानी विभिन्न प्रकार के विचारों के बारे में सामाजिक जो बदलाव आए हैं, इसमें सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल बहुत ज़्यादा हो गई विचारों में। किसके बाद? फ्रांसीसी क्रांति के बाद। उसके बाद 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय जो बदलाव आ रहे थे कि विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया था। ठीक है।